वेलकम टू द चैनल फिजिक्स मेरी जी। हम लोग ग्रेविटेशन टॉपिक में ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पर चर्चा कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आज हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो इज़ ए मैटर ऑफ चॉइस। ये कैसे कहा जा सकता है? जैसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग ज़ीरो मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, या अगर पोटेंशियल एनर्जी हम mgh ले रहे हैं तो ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे कब ज़ीरो मान ली जाती है, इस पर चर्चा करेंगे। अगर बहुत सारे पॉइंट मासेज हैं वो मिलकर एक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं तो कितने पेयर्स बनेंगे, उनके बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उस पूरे कॉन्फ़िगरेशन की, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। हाँ, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में ये भी डेफिनेशन होती है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो दोनों तरीके से आप कैसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो भी दिखाएंगे और आपको समझाएंगे कि वर्क डन टू फाइंड वर्क डन ये एक इनकम्प्लीट सेंस है। वर्क डन का मतलब होता है किस फोर्स से कितने सर्टेन डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन हो रहा है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो अब चर्चा को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। हाँ, और चैनल सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं इस चर्चा से जिसमें कहा जाता है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी सब्जेक्टेड टू अ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है, इज ऑलवेज अनडिटरमाइंड अप टू अ कांस्टेंट। इस लाइन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि द पॉइंट वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस। हमारी इच्छा, हम कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो मानते हैं। आइए समझते हैं कैसे। मान लिया अर्थ से किसी हाइट तक, वो हाइट जहाँ g कांस्टेंट रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रहता है जब h r की तुलना में, रेडियस ऑफ अर्थ की तुलना में कम हो, छोटा हो, 1, 2, 5 मीटर, 1 किलोमीटर। तो उस हाइट तक अगर मान लिया हमने कि एक 0.1 लिया जिसकी हाइट है अर्थ की सरफेस से h1 और 0.2 लिया जिसकी हाइट है अर्थ की सरफेस से h2, हम एक स्मॉल m मास को 1 से 2 पोजीशन तक लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, वर्क डन होगा। अब एक बात बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस, ओनली द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स हैज़ डेफिनेट मीनिंग। मतलब क्या हुआ कि वर्क डन फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 2 ही होगा डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h2 एंड h1। कैसे? मान लीजिए अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को h1 हाइट से h2 हाइट तक m मास के ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो वर्क डन होगा फ्रॉम 1 टू 2 पॉइंट, W12 लिखा, किसके बराबर होगा? तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ से? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन तो यही होता है। अब फोर्स कितना है? जो उसका वेट है mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? h2 माइनस h1। ठीक। अब किसी हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जो पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं? हम जानते हैं WH किसके बराबर लिखते हैं? mgh प्लस कोई भी कांस्टेंट जो अनडिटरमाइंड, जिसको लिखा जा रहा है अनडिटरमाइंड अप टू अ कांस्टेंट। तो मान लिया ये W0 है। ठीक। h हाइट पर अगर ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है तो हम इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं? हम क्या ये नहीं लिख सकते W12 किसके बराबर होगा? WH2 माइनस WH1 लिख सकते हैं ना। तो क्या इसकी कुछ वैल्यू डिटरमाइंड है? ये रहा तो अनडिटरमाइंड ही ना, यही तो लिखा है। कैसे? WH2 लिखेंगे तो mgh2 प्लस W0, h1 लिखेंगे तो mgh1 प्लस W0, क्या हमारे पास आ जाएगा? यही mgh2 माइनस h1, और यही है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन h2 एंड h1। तो कुल मिलाकर
जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो वर्क करना पड़ता है, उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उठाने में, उन दोनों पॉइंट पर जो एनर्जीज हैं, एनर्जी कंटेंट है, उनका डिफरेंस होता है। तो उनके संग अगर कोई कांस्टेंट जुड़ा है तो वो कांस्टेंट क्या हो जाता है, कैंसिल। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि एट h इक्वल टू 0, क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू एच इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस डब्ल्यू नॉट, यानी कि ये डब्ल्यू नॉट कांस्टेंट की वैल्यू h इक्वल टू 0 पर ये है। हम इसको कैंसिल ही तो कर देंगे, अगर WH2 माइनस WH1 लिखेंगे तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस, ये अनडिटरमाइंड ही रह जाता है। बहुत MGH पे बहुत लोग इसको 0 मान लेते हैं। अर्थ की सरफेस पर मान लिया इसे 0, लेकिन ये अर्थ की सरफेस पर ये है कांस्टेंट। अब अगर कोई देखे कि अर्थ की सरफेस पर कांस्टेंट कितना होगा, तो हम यहाँ पर मान लें कि ये मास हमने रखा हुआ है m, तो इसकी रेडियस r तो है ना। अब आपको पता है यहाँ से यहाँ के बीच की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं हम लोग, कितनी होती है, U इक्वल टू माइनस जी m अपॉन r। दोनों इस अर्थ के पूरे मास को अगर उसके सेंटर पे मान लें तो दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस है, पोटेंशियल एनर्जी ये होती है। तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई अर्थ की सरफेस पर कोई मास रखा। और अगर हमने मान लिया कि नहीं हम तो भाई h1 से h2 हाइट पे ले जा रहे, तो इट डजेंट मैटर, इसकी आप कुछ भी वैल्यू ले लो क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है। अब यही बात हम उस जगह के लिए चर्चा करें जहाँ पर जी कांस्टेंट नहीं रहता। मतलब अगर हम ऐसी डिस्टेंस ले अर्थ से जो r ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ हो, क्योंकि अब हर जगह किसी भी पार्टिकल m मास के पार्टिकल का mg वेट आर्बिट्रेरी डिस्टेंस पे तो नहीं लिया जा सकता ना। mg जहाँ तक कांस्टेंट है वहीं तक वेट है। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर अगर r से ज़्यादा डिस्टेंस पर अगर अर्थ से अगर हम एक पॉइंट मास को किसी डिस्टेंस पर ले जाएं, मान लीजिए वर्टिकली इसको ले जाते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, A से B तक, ठीक। अगर ये डिस्टेंस है r1 और यहाँ से ये डिस्टेंस है r2, ठीक। अब क्या होगा, फिर वही पोजीशन, मान लीजिए ये 1 और 2 है, तो हम क्या लिखेंगे कि अब W12 कैसे लिखा जाएगा, जो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग दिस मास, ये मास ऑफ अर्थ है और ये रेडियस है, तो A से B तक लाने में या R1 डिस्टेंस से R2 डिस्टेंस तक लाने में क्या होगा, वर्क डन W12, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम फोर्स कौन सा लेंगे, इस m मास को लिफ्ट करके हम वर्टिकली A से B तक ला रहे हैं, तो अब फोर्स जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वही तो वेट प्रोवाइड करता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है, Fg इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ पार्टिकल अपॉन r स्क्वायर, यही तो होता है ना। अब हम mg नहीं लेंगे, तो अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, r1 से लेकर r2 तक कितना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये वेरिएबल फोर्स है, तो हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, Fg इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना हो गया, A से B तक। अगर हम इस R2 माइनस R1 को मान लें dr, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं dr, तो कितना हो जाएगा Fg इंटू dr। अब Fg की वैल्यू रख देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा R1 टू R2 gmm अपॉन r स्क्वायर dr। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन 1/r स्क्वायर dr की वैल्यू कितनी होती है, -1/r, बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो कितना आ जाएगा ये, -gmm, अगर यहाँ पर आप -1/r लगाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये 1/r2 माइनस 1/r1। क्या हुआ इसका मतलब, अगर आप ध्यान से देखें तो ये W12 हम किसके बराबर लिख सकते हैं, -gmm/r2 और ये +1 gmm/r1। अगर आप ब्रैकेट खोलेंगे यही तो होगा ना। हम इसको फिर से कैसे लिख सकते हैं, W12 इक्वल टू
1 से 2 पॉइंट तक जो dr डिस्टेंस हमने लिया, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट लिया है, तो W12 हम किसके बराबर लिख सकते हैं, WR2 माइनस WR1। अब जैसे हमने mgh पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो लिखा था एट हाइट h, क्या लिखा था, mgh प्लस कॉन्स्टेंट W0, ये किसके लिए था, जब h लेस देन r था। वैसे ही यहाँ पर हम क्या सेट कर सकते हैं, WR वो किसके बराबर लिख सकते हैं, माइनस GMMR प्लस W1, और एट r इक्वल टू इन्फिनिटी हम क्या लिख सकते हैं, WR इक्वल टू इन्फिनिटी इक्वल टू W1, है ना। इस कांस्टेंट W1 की बात जो मैं कर रही हूँ, ये कांस्टेंट ही तो अनडिटरमाइंड रहता है, हम अपनी सुविधा के अनुसार हम इसको मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम मान सकते हैं कि ये जो W1 है एट इन्फिनिटी 0, तो कहने का मतलब है कि वन शुड नोट ओनली द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हैज़ डेफिनेट मीनिंग। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो WR2 के लिए लिखेंगे यहाँ पर, तब भी ये W1, WR1 के लिखेंगे W1, और डिफरेंस में W1 तो कैंसिल हो जाना है, तो ये रहना तो अनडिटरमाइंड है। हम इसको मानते कैसे हैं कि अगर हम ये मान लेते हैं कि R1 इन्फिनिटी, तो हम R1 को इन्फिनिटी अगर मान लें तो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, W12 इक्वल टू जो ये माइनस GMM अपॉन R2, और R1 इन्फिनिटी से क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 0। तो ये जो ये एक्सप्रेशन आया, ये एक्सप्रेशन ही बताता है कि हाउ द पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड इन ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन होती है, उस पॉइंट तक किसी मास को डिस्प्लेस करने में, कहाँ से, इन्फिनिटी से। द पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड बाय द वर्क, डिफाइंड एज वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक जो वर्क डन करना होगा वो क्या कहलाएगा, उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस कांस्टेंट की मीनिंग सुविधानुसार, यही तो है मैटर ऑफ चॉइस। हम अब मान लेते हैं जैसे W1 की वैल्यू इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगी, यही तो कांस्टेंट W1 की वैल्यू आप देख रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि W एट R इक्वल टू इन्फिनिटी W1 है, W1 ही है पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। हम इसको 0 मान लें, मानते हैं लोग, एज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल फोर्स सब क्या हो जाता है, 0। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, कैसे कैलकुलेट करें। देखिए आइए समझते हैं। सबसे पहले जानिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्या। ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर किसी मास m को डिस्प्लेस किया जाए 2 पॉइंट के बीच में, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा ना, वो उन दोनों पॉइंट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी है। इफ in the gravitational field a mass m is displaced between 2 points, then the work done in displacing the mass m is called gravitational potential energy from one point to another. अब इसको दोनों तरीके से मैं करके बता दूँ, चाहे कोई कहे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, चाहे कोई कहे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए आपको पता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो कहा जा रहा है, होता तो वर्क डन ही है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर वर्क डन की डेफिनेशन आपको पता है तो एक फार्मूला आप ये पढ़ते हो कि dW इक्वल टू F डॉट ds फॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, पढ़ते हैं ना ये, और ये F और ds दोनों वेक्टर हैं। अब अगर मान लीजिए मैं फर्स्ट केस लेती हूँ कि dW किसके, एक्सटर्नल एजेंसी, कोई बाहरी काम कर रहा है, तो ये
एक्सटर्नल एजेंसी, है ना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम ये लिखेंगे। और आपको पता है कि अगर ये अर्थ है, अर्थ के पॉइंट्स मान लिया हमने, ये ले लिया ए से बी तक, ठीक है, ये बीच की डिस्टेंस है, ये ds, ओके, और ये अर्थ का मास है, ये अर्थ की रेडियस है r। अब अगर इस पॉइंट मास m को a से b तक ले जाया जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि पॉइंट मास m की इस तरफ ही तो खिंचाव होगा, इस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल तो इधर ही होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो इधर ही लगेगा ना। और जो ले जा रहा है एक्सटर्नल एजेंट वो इधर ले जाएगा, ये F एक्सटर्नल एजेंट ही जो लिखेंगे। अगर मैं ए बी नीचे लिख दूँ, यहाँ पर मास m ऊपर लिख दूँ, ये तो ये ही तो होगा F एक्सटर्नल की डायरेक्शन होगी ना। तो अगर एफ जी इस तरफ है तो इस तरफ एफ एक्सटर्नल है, तो हम क्या लिखेंगे, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू जो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, माइनस एम ई। याद करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में E इक्वल टू एफ इक्वल टू ई क्यू होता था, यहाँ एम ई। ये ई क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट एफ एक्सटर्नल है, वो अब एक्सटर्नल फोर्स लगा के ए से बी तक ds डिस्प्लेसमेंट करवाया जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ एक्सटर्नल दैट इज माइनस एम ई जी डॉट ds। ये भी देखिए वेक्टर है, और ई जी क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। किधर डायरेक्शन होती है, जिस पॉइंट मास की है, अर्थ की है तो अर्थ की तरफ डायरेक्टेड है। भाई अर्थ की तरफ ही तो ग्रेविटेशनल पुल होता है, फोर्स होता है, तो m मास पे है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, m इंटू ये चीज़ मैं लिखूँ यहाँ पर, तो माइनस ई जी डॉट ds। मैंने क्या कर दिया, ये माइनस साइन अंदर कर लिया, और आपको पता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है डी वी जी। वी जी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। किसी पॉइंट पर अगर ए पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखा जाए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस जी एम अपॉन इसकी डिस्टेंस r, है ना। तो ये आपके पास आया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब यही वर्क डन ही जो होता है, यही तो होता है चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m इंटू डी वी जी, और टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, m डेल्टा वी जी, ठीक। और यही है, देखिए अगर कोई पूछे चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो हम क्या बताएंगे, m इंटू डेल्टा वी जी, यानी कि ये पॉजिटिव। कहते हैं ना कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर एक्सटर्नल एजेंट के टर्म्स में कंसीडर की जा रही है तो वो क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या आती है, देखिए पॉजिटिव आई, ठीक। अब कैलकुलेट करने चल रहे हैं हम कि क्या होगा अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स से निकालें वर्क डन। तो हमने देखा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, उससे हमारे पास ये एक्सप्रेशन नंबर 1 आया। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा जाए तो ये देखिए जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन में ही तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो एफ जी को हम क्या लिखेंगे, m इंटू ई जी। जैसे एक्सटर्नल एजेंट की डायरेक्शन ये थी, ई जी इधर थी, यहाँ पर ये ई जी है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो अब ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में ही जो फोर्स लग रहा है वही तो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब हम वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वो किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स डॉट ds। और वेक्टर इसको क्या लिख सकते हैं, MEG डॉट ds। और ये चीज़ ये ब्रैकेट में लिखें, ये किसके बराबर होगी, dVg विद माइनस साइन। क्यों, क्योंकि निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट ही होती है फील्ड इंटेंसिटी। इसलिए नेट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर आ गया, माइनस m डेल्टा Vg। Vg क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यही किसके बराबर है,
एक्सप्रेशन नंबर 1 के अपोजिट अगर देखिए एक्सप्रेशन नंबर 2, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यही चीज़ ये भी तो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं कि चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव वर्क डन है बाय एक्सटर्नल एजेंट और निगेटिव वर्क डन है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों तरीके हैं, आपको आना चाहिए। हाँ, एक्सप्रेशन 1 में अगर हम मान लें कि इन्फिनिटी एक पॉइंट कर लें, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी डिस्टेंस पर, तो हम क्या मान सकते हैं कि अगर हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैलकुलेट करना है तो हमें ये मान लेना चाहिए कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये डिफाइन करना आना चाहिए। अब अगर n पार्टिकल्स हैं जो एक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं, n पॉइंट मासेस हैं, तो क्या होगी टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल मासेस। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर पेयर 2 और मोर मासेस। सिंगल मास की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती, कॉन्फ़िगरेशन की ही होती है, मिनिमम 2 या बहुत सारे। मान लेते हैं n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ पॉइंट मासेस हैं, तो पता है आपको कितने पेयर बनेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इफ n इज द नंबर ऑफ पॉइंट मासेस, ठीक है, देन n into n minus 1 upon 2 will be number of pairs। मैथ्स वाले ये जानते होंगे, इसी को तो कहते हैं ना NC2। अब जैसे बात करते हैं कि अगर एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब में आपको पता है हर साइड सेम होती है और उस साइड की सेम होने के साथ साथ उसके जो कॉर्नर्स है, वर्टिसेस हैं, तो आपको पता है कि कितने मासेस रखे जा सकते हैं क्यूब के हर कॉर्नर पर, 8 है ना। कितने फेसेस होते हैं? 6। तो आप अगर क्यूब ऐसे बनाते हैं जैसे ये मैं बना रही हूँ, तो आप देखते हैं कि इसमें अगर मैं हर पॉइंट पर साइज मास सबका इक्वल आइडेंटिकल मासेस रखूँ मैं यहाँ पर, तो आप देखते हो कि इस तरीके से बनाया जा सकता है क्यूब। इक्वल साइज थोड़ा और बड़ा लेना होगा, सपोज दिस इज ओके। अब आप देखते हैं कि इसमें क्यूब में आपने 8 पॉइंट मासेस ऐसे अरेंज किए, साइड है, हर साइड है उसकी L। पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस टोटल कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? याद रखिए कि इसमें जो ये पॉइंट मासेस, ईच इज पॉइंट मास इज ऑफ मास m, ठीक है, ईच पार्टिकल इज ऑफ m मास, ठीक। तो हर पेयर के बीच में तो ये L यहाँ से यहाँ L, यहाँ से यहाँ L, यहाँ से यहाँ L, 4 हो गए। आपको पता है टोटल L डिस्टेंस वाले कितने पेयर होंगे? 12। और किन्हीं 2 पेयर के बीच की पोटेंशियल एनर्जी होती है -g m इंटू m को m² लिख दूँ अपॉन L, बीच की डिस्टेंस। तो कितने होंगे ऐसे? 4 इधर, फिर आप देखिए ये तो आ गया ना इसमें, तो याद देखिएगा, काउंट करके देखिएगा, टोटल 12 होंगे पेयर। तो यहाँ माइनस करके 12 gml², ठीक है, gm² अपॉन L। और 12 ही ऐसे पेयर होंगे जो एक दूसरे से 2D में डायगोनली डिस्टेंस होगी, इनके बीच की डायगोनल कितना होगा? ये L है, तो ये डायगोनल कितना होगा? √2L। तो आप फिर लिखेंगे कि नेट पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं निकालूं तो कितनी हो जाएगी? फिर से -12 और gm² अपॉन L √2L होगा। अब और कैसे पेयर बन सकते हैं क्यूब में? तो अब आप ये देखिए, तो यहाँ आप देखते हैं कि अगर इससे इसकी
अगर आप किसी रूम में बैठे हैं तो सोचिए नीचे वाले कॉर्नर से आपके सामने डायगोनली ऊपर वाले कॉर्नर की डिस्टेंस कितनी होगी, पता है आपको? √3l। कैसे होगी? आपको ये पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये √2l है और ये l आपने ले ली, तो आपके पास जो यहाँ से नीचे की इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की भी डिस्टेंस √2l है, उसमें ये आपने l ले ली, तो आपको ये डिस्टेंस पता चल जाएगी। और ऐसे कितने कॉर्नर होंगे? 4। तो अगला स्टेप जो आएगा -4 × gm² अपॉन √3l, है ना। ये कैसे लिख रही हूँ मैं? gmm अपॉन l विद माइनस साइन। एक पेयर के लिए होती तो 12 पेयर्स होंगे ऐसे वाले, 12 पेयर्स होंगे डायगोनल और 12 पेयर्स होंगे जो नीचे कॉर्नर से ऊपर के कॉर्नर के डायगोनली डिस्टेंस जो होगी √3l उसकी। कितने पेयर हो गए? 12, 12, 24, 24 और 4, 28। काउंट कर लीजिए कितने मासेज हैं? 8 यहाँ रखेंगे तो 8 × 7 56 अपॉन 2 कितना हो गया? 28। तो आपने देखा कि ये है नेट पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ क्यूब if 8 masses are placed at each of the corner। अब देखिए एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें m1 और m2 दो पार्टिकल्स पॉइंट मासेस एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ये मान लिया m1 है, ये मान लिया m2 है, ठीक। जब इनको उठा के पास रख दिया जाता है एक दूसरे से d डिस्टेंस पर मान लिया, तब इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगेंगे। मान लिया इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, ये m1 है और ये m2। पता करनी क्या होगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी होगी, आइए देखते हैं। जब ये एक दूसरे से इनफाइनाइटली डिस्टेंस अवे हैं तो इनके बीच में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है ना। और जब उनके बीच की डिस्टेंस d हो गई तो ये कौन सा फोर्स काम कर रहा है? इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में और इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अपोजिट टू दिस, ठीक, एक दूसरे से अट्रैक्टेड है। तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स नहीं काम कर रहा तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। तो हम ये मान के चलें कि अगर m1 v1 है फर्स्ट पार्टिकल के लिए, दूसरे के लिए इधर की v2 है, तो -m2 v2 = 0 नेट मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू नेट मोमेंटम फाइनल। इससे क्या निकला? m1 v1 = m2 v2। हम क्या लगा सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्यों मोमेंटम कंजर्व है? क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा है, नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक। और सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कैसा है? कंजर्वेटिव, इसलिए एनर्जी भी कंजर्व होगी। देयरफॉर एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। तो एनर्जी कंजर्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं? देखिए एनर्जी कंजर्वेशन से हम लिख सकते हैं पहले की काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1² प्लस दूसरे की काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 v2², और इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी जब वो d डिस्टेंस पर है तो -gm1 m2 अपॉन d = 0 इनिशियल। इससे हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन बनता है, एक्सप्रेशन नंबर 1 एंड एक्सप्रेशन नंबर 2, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि v1 और v2 क्या होगा। जैसे v2 = क्या लिख सकते हैं? m1 v1 अपॉन m2 v2 जहाँ है ये, इसकी जगह आप m1 v1 अपॉन m2 रख दें तो v1 की वैल्यू आ जाएगी। ऑन सॉल्विंग 1 and 2 इक्वेशन क्या मिलेगी v1 और v2 की वैल्यू, वो आप सॉल्व करके देखिएगा। v1 जो आएगा आपके पास वो आएगा m2 विदिन √2g अपॉन d m1 प्लस m2, ठीक है। और इसी तरीके से v2 किसके बराबर आएगा? v2 विल बी in terms of m1
and under root, this is total under root 2g upon d m1 plus m2। तो क्या होती है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी v1 प्लस v2 के बराबर। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में अगर ये आपको m1 m2 v1 v2 दिया रहता है तो यू कैन सॉल्व एंड फाइंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आइए अब जानते हैं कि कोई एक्सटेंडेड मास की ऑब्जेक्ट है, उसके पास किसी पॉइंट पर इन्फिनिटी से कोई पॉइंट मास रखेंगे तो क्या होगी इंटरेक्शन एनर्जी, वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कैसे निकालेंगे? ये एक्सटेंडेड मास है, इससे कुछ डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है। इन्फिनिटी से टोटल मास ट्रांसफ़र होकर फाइनली इस पॉइंट पर आना है m मास, तो हम dm मास करके ग्रेविटेशनल फोर्स Fg लग रहा है, दिखा रहे हैं, P तक लाएंगे। तो अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm सबसे पहले जब लाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो वर्क डन करना पड़ता है dw वो किसके बराबर है? आपको पता है वर्क डन इक्वल टू मास इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन द स्मॉल अमाउंट ऑफ मास इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ मास इंटू पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस कैसे लिया गया? फाइनल पॉइंट जहाँ ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना माना गया? 0। तो v एट पॉइंट P वेयर द टोटल मास इज टू बी प्लेस्ड, जहाँ रखा जाना है पूरा मास वो पॉइंट P पर, तो Vp माइनस v इन्फिनिटी कितना हो गया? 0। इससे नेट वर्क डन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? इंटीग्रेट करके। तो इंटीग्रेट करके v एट P और इंटीग्रेशन में 0 से m, शुरुआत में कोई मास नहीं था, फिर पूरा मास कितना आना है यहाँ पर फाइनली m। तो ये एक्सप्रेशन, इससे हम निकाल सकते हैं कि जैसे एक रिंग है, रिंग ऐसे रखी गई है, हमने इसका कैलकुलेट किया है कि अगर उसका ये रेडियस r है ना, मास ऑफ रिंग टोटल मास m है, इससे सेंटर से उसकी एक्सिस से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, ठीक। अब इस पर हमें यही कोई पॉइंट मास m रखना है, तो हम यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस x निकाल इसको मानते हैं स्मॉल r, ठीक है। तो हम ये तो हमें पता है कि इस पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होगा। अब डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, यही चीज़ किसके बराबर हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। इंटरेक्शन एनर्जी भी इसे कहते हैं। तो डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे? v और पूरा मास। तो पूरा मास हम यहाँ पर इस पॉइंट पर कहाँ से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से, है ना, और यहाँ पर रखेंगे m, तो u किसके बराबर हो जाएगा? आप यहाँ पे देख रहे हैं u किसके बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे m, 0 टू m dm हमेशा m रहेगा, और v एट दिस पॉइंट क्या होगा? पोटेंशियल एट दिस पॉइंट हम पहले देख चुके हैं, माइनस gm अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सटेंडेड मास और पॉइंट मास के बीच की इंटरेक्शन एनर्जी कैसे निकालेंगे, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर आपको कहा जाए कि एक हॉलो शेल है, शेल का मास m और रेडियस r है ना, इसके सेंटर पर ला के अगर हम रख दें पॉइंट m मास, इन्फिनिटी से लाइन इसके यहाँ पे रख दें, अब क्या होगी इंटरेक्शन एनर्जी? फॉर्मूला यही रहेगा। तो शेल के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो v किसके बराबर होगा? मान लीजिए यही पॉइंट P है, तो Vp किसके बराबर है? माइनस gm बटा r, ठीक। और u किसके बराबर हो जाएगा? m इंटू वी पी, यानी m इंटू माइनस gm अपॉन r। यही चीज़ ट्रू है हॉलो स्फेरिकल शेल के सेंटर के लिए भी। तो हम ऐसे एक्सटेंडेड मास ऑब्जेक्ट और पॉइंट मास ऑब्जेक्ट के बीच की इंटरेक्शन एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने आज देखा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के और कितने नए कॉन्सेप्ट्स हैं, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम किसी पॉइंट पर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सटर्नल जो फोर्स किसी पॉइंट मास को लाने में जो वर्क लगता है वो वर्क डन करना पड़ता है, कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उस पॉइंट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। कब हम एक्सटर्नल एजेंट से किया गया वर्क डन निकालते हैं, कब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, कब हम पॉजिटिव लेते हैं, कब हम नेगेटिव लेते हैं, और डिफरेंट केसेस कितने पेयर्स बनेंगे अगर बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं, ये सब आज हमने इस वीडियो में देखा। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू।